हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। आज से हम विजन आईएएस की जून मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ ईयर्स के प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न को यदि देखा जाए तो करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और करंट अफेयर्स के जो भी सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, यदि उनको अच्छे से समझा जाए तो उनमें विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कंटेंट और लैंग्वेज फ्लो के हिसाब से एक्सीलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हम इस मैगजीन के हर टॉपिक को समझेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि इसकी भाषा को व कॉन्सेप्ट्स को आसान लहजे में यानी कि ईजी वे में आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए हम इसके फर्स्ट टॉपिक पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मैगजीन का फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अचीव किया है कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द पेंडेंसी ऑफ आरटीआई केसेस विद द कांस्टेंट राइज इन द डिस्पोजल ऑफ द आरटीआई अपील्स। यानी कि जो भी आरटीआई के अपील के मामले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंचे हैं तो उनका डिस्पोजल का रेट बढ़ने के कारण पेंडेंसी डिक्लाइन हुई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर है। क्योंकि इंडिया में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अदर कोर्ट्स हैं, उनमें पेंडिंग केसेस के मामले काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कहीं पर भी अगर ये न्यूज़ आती है कि पेंडिंग केसेस कम हो रहे हैं तो ये काफ़ी खुशी वाली खबर होती है। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। इसको भी आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा बनाया गया है, जो कि 2005 से ही इफेक्ट में आया। और प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा एक्ट कब से इफेक्ट में आया। और आरटीआई एक्ट यूपीएससी के जो भी फेवरेट टॉपिक्स हैं उनमें से एक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अगर ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए कि इसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है, तो वो ऑल ओवर इंडिया के जो भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उन पर लागू होता है। अब इसका कंपोजिशन देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब ये किन से मिलके बना है, इनमें कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। तो एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इसके अलावा अधिक से अधिक यानी कि मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। इनको जो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं। तो हम कोई भी इम्पॉर्टेंट बॉडी पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते मिलेंगे आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो रियल पावर है वो किसके पास है? कैबिनेट के पास है। और कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इन्हीं की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। तो यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा, कुछ अलग नहीं है। तो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में 3 लोग होते हैं। पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। और सेकेंड है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। एंड थर्ड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ये कोई भी कमेटी हो, किसी भी इंपॉर्टेंट ऑफिसर को अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो आपको ये दोनों तो ज़्यादातर जगह आपको मिलेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है सीआईसी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि इनकी पुनर्नियुक्ति फिर से नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये प्रीलिम्स के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना ही इसको चाहिए। आगे है बाई आरटीआई एक्ट 2019 एंड द रूल्स ब्रॉट इन देयर आफ्टर टेन्योर ऑफ द कमिश्नर्स हैज़ बीन कट टू 3 years। यानी कि पहले क्या था 5 years या 65 years की एज तक था, लेकिन अब इसको 3 years तक ला दिया गया है 5 years से 2019 के संशोधन के द्वारा। 5 साल या 65 साल का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई 60 years की एज में सीआईसी बनता है तो वो 5 साल पूरे करेगा, क्योंकि 65 ईयर की एज तक वो रह सकता है। लेकिन मान लो अगर कोई 62 की एज में बनता है तो वो केवल 3 साल ही सीआईसी बना रह सकता है, क्योंकि 3 साल पूरे करने पर वो 65 ईयर्स की एज पूरी कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कैन यूज़ देयर पावर्स इवन विद द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। कहने का मतलब ये है कि वो अपना काम बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के कर पाएँ। इसीलिए ये व्यवस्था की जाती है कि उनका टेन्योर फिक्स किया जाता है। तो जो भी 2019 में संशोधन लाया गया था उसकी पूरे देश में सभी ने आलोचना की थी, इसीलिए क्योंकि सीआईसी जो है वो किसके विरुद्ध कार्य करता है? गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस हैं उनमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है लोगों को। तो लोगों का जो आर्टिकल 19 है उसको प्रोटेक्ट करता है सीआईसी, और गवर्नमेंट अगर इसमें इंटरफेयर करती है तो ये एक हद तक सही नहीं है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। अब हम सीआईसी के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। तो सीआईसी हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोड, यानी कि जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत
सिविल कोर्ट को पावर होते हैं वही पावर CIC को यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दिए गए हैं। फर्स्ट पावर क्या है, वो क्या कर सकता है, तो समन कर सकता है। समन करने का मतलब होता है कि कोई भी कोर्ट या कोर्ट जैसी पावर रखने वाला ऑफिस किसी व्यक्ति से बोल सकता है कि वो वहाँ पर आके प्रेजेंट हो और जो भी गवाही मांगी जाए उसको वो दे, यानी कि जो भी एविडेंस मांगा जाए तो वो उसको वहाँ पे दे। तो ये होता है समन करने का मतलब। तो समन कर सकता है और ये इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कोई मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई एफिडेविट अगर किसी ने दिया है तो उसके लिए एविडेंस मांग सकता है। और इसके अलावा जो भी विटनेसेस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के लिए और विटनेसेस को समन कर सकता है कि आपको यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा या आपको कोई डॉक्यूमेंट किसी ऑफिस को ला के यहाँ पर आना होगा। तो ये सब इसके पावर हैं, ये कर सकता है। इसके अलावा CIC एज द केस में भी रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन। तो ये किन मामलों में और कौन सी कंप्लेंट्स को सुनते हैं, तो फर्स्ट है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अगर किसी ने सिटीजन ने रिक्वेस्ट किया है, किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन दो, और ऑफिसर जो PIO है वो मना कर देता है, तो उस स्थिति में CIC इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है और जो भी आगे कार्रवाई है वो करेगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जो भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है RTI एक्ट 2005 में, उस टाइम लिमिट को अगर एक्सीड कर जाता है तब भी ये मामला अपने हाथ में लेगा और उस मामले की सुनवाई करेगा। जो भी जिसके पक्ष में केस जाता है वो देखेगा। अब कुछ इश्यूज़ भी हैं, कुछ मुद्दे भी हैं CIC को लेके। ये क्या क्या मुद्दे हैं तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट है पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अभी भी फिजिकल फॉर्म में कई ऑफिसेस ऐसे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, तो टाइम पे जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स चाहिए होते हैं CIC को, वो नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं और उनमें देरी होती है। एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पे, 38% ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स यानी कि जो PIOs होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, cited the record management system as a reason for delays in processing RTI requests। यानी कि जो RTI की रिक्वेस्ट आती हैं तो वो प्रोसेसिंग उनकी सही से नहीं चल पाती है, यानी कि काम नहीं हो पाता। वो किसकी वजह से, तो 38% PIOs बता रहे हैं वो प्रॉब्लम है रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी कि जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट का सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं आपके 2 डेटा दे रखे हैं, तो 2 डेटा में से आपको कोई भी एक डेटा ही करना है। तो क्योंकि आपके प्रीलिम्स में तो ये पूछा जाना है नहीं, तो प्रीलिम्स में तो ये आने वाला है नहीं, मेंस में आएगा तो आप एक डेटा यूज़ कर सकते हैं और ये मोर देन इनफ होगा। प्रीलिम्स में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने % PIOs ने क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद है पेंडेंसी। तो द पेंडेंसी इज़ 5 times हायर देन द केसेस डिस्पोज्ड सिंस मिड अप्रैल 2022। यानी कि 2022 तक जितने भी मामले रिजॉल्व हुए हैं, डिस्पोज हुए हैं, उसके कंपैरिजन में 5 times मामले अभी पेंडिंग हैं। कितने मामले पेंडिंग हैं अभी? 35,849 मामले, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद RTI जो रूल्स 2019 के लाए गए थे, उसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि उनका अलाउंस क्या होगा, जो भी कमिश्नर्स हैं, या उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, यानी कि टेन्योर क्या होगा, सैलरीज क्या होगी, और ये बाइंडिंग है उन पे। तो ये सही नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरीके से काम करता है कि आर्टिकल 19 जो भी हमारे सिटीजन्स को मिला हुआ है, तो वो आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और जब गवर्नमेंट ही इसमें इंटरफेयर करेगी तो ये सही नहीं है। इसके बाद वैकेंसी की बात की जा रही है कि इसमें बहुत सारे जो पद होते हैं वो वैकेंट पड़े रहते हैं। तो द CIC हैज़ बीन वैकेंट फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड्स इन 4 of the last 7 years। यानी कि पिछले 7 साल में अगर देखा जाए तो 4 साल तक जो CIC का पद है वो खाली रहा है। तो ये तो काफ़ी हास्यास्पद है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट है लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये अच्छे से रिकॉर्ड को कीप नहीं कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करनी है, कैसे देनी है, वो नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से पेंडिंग केसेस बढ़ रहे हैं और मामला काफ़ी देरी करता है। अब वे फॉरवर्ड में देखते हैं। वे फॉरवर्ड में फर्स्ट क्या है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट। यानी कि अब इसमें यही बताया जाएगा कि जो भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट है उसको ऑनलाइन किया जाए। तो डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स बनाई जाएँ जिन पे जो भी डिस्पोजेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, डिस्क्लोजेबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डाला जा सके, है ना। इसके अलावा फिर है आपका ट्रेनिंग के बारे में बता रखा है कि जो भी PIOs हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, RTI एक्ट 2005 के बारे में उनको अच्छे से बताया जाए। तो ये सब है। आफ्टर दैट अवेयरनेस वाला है। तो अवेयरनेस के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये एक कॉमन फॉर्डर है, इसको कहीं पर भी डाला जा सकता है। मीन्स आंसर राइटिंग में पहले तो वो आपको पॉइंट्स डालने होते हैं जो फैक्चुअल हैं या जो फैक्ट्स हैं, जिनको डालने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बाद में 1-2 पॉइंट ऐसे भी डाले जा सकते हैं जो कि जेनरिक हैं। उनमें से ये अवेयरनेस वाला भी एक जेनरिक पॉइंट है।
तो इसमें क्या है कि कैंपेनिंग थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशन ऑफ RTI एक्ट 2005 इन रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह वगैरह, ये सब दे रखा है कि जानकारी को फैलाया जाए। एंड आफ्टर दैट क्विक डिस्पोजल मतलब देयर इज़ अ नीड टू एनहेंस द नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इन CIC, यानी कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अभी कितने हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, उनके नंबर्स को बढ़ाया जाए जिससे कि जितने भी मामले पेंडिंग हैं वो कम से कम रहें। अब हम कुछ ब्लॉक्स में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है वो भी देख लेते हैं। RTI एक्ट 2005 के बारे में दे रखा है कि 1986 में जो मामला हुआ था मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के तहत, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को यानी कि आर्टिकल 19 को कोई भी एक्सरसाइज तभी कर पाएगा जब उसे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में RTI को आर्टिकल 19 का इंटीग्रल पार्ट माना था, ठीक है। और ये जो RTI एक्ट 2005 आया था, इसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था उसकी जगह ली थी, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो RTI करता क्या है, RTI से लोग जो सिटीजन्स हमारे हैं वो एम्पावर होते हैं, क्योंकि जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी अच्छे तरीके से, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो एम्पावर होंगे ऑब्वियसली, और ये ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करेगा क्योंकि अंदर का मामला सबको पता चलेगा, एंड अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाएगा और वर्किंग को भी अच्छा करेगा। आगे दे रखा है एज पर RTI एक्ट 2005 सैलरी ऑफ CIC एंड ICs विल बी इक्विवेलेंट टू सैलरी पेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके ऑफिसर्स की सैलरी के ही इक्विवेलेंट CIC के ऑफिसर्स की सैलरी होगी। बट अब तो ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको पता है, अभी आप पढ़ भी चुके हैं कि 2019 में जो लाया गया था बिल, उसमें ये संशोधन कर दिए गए थे कि अब सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉक में क्या दे रखा है, क्या इनिशिएटिव्स या स्टेप्स लिए गए हैं कि जिससे कि CIC की फंक्शनिंग बेटर हो सके। तो फर्स्ट है क्या कि ऑनलाइन पोर्टल, फाइलिंग ऑफ RTI एप्लीकेशन, यानी कि जो RTI एप्लीकेशन है उनकी फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग हो सके, तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लाया गया है। दूसरा है गवर्नेंस, यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि हियरिंग है या नोटिफिकेशन वगैरह, फैसिलिटेशन ऑफ टास्क ऑफ इंफॉर्मेशन सीकर्स इन अवेलिंग रेमेडीज अंडर द लॉ, यानी कि गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए। तो थर्ड क्या है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस ऑफ इंडिया, ये बनाया गया है। इसके बाद है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस ऑफ इंडिया। फेडरेशन वाज बॉर्न इन 2009, यानी कि 2009 में ये बनता है। ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमॉन्ग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस। इनके बीच में क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है और म्यूचुअल कंसल्टेशंस को बढ़ावा देता है, यानी कि एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बन सके। सो एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लॉज एंड देयर इंटरप्रिटेशन थ्रू एजुकेशन, रिसर्च एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज लीडिंग टू स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RTI एक्ट, यानी कि RTI एक्ट को मजबूत करने के लिए उसके बारे में ये क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करवाता है, एजुकेशन को बढ़ावा देता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है, लोगों तक नॉलेज पहुंच सके इसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाता है। तो ये जो NFICI है इसका काम है। तो ये अच्छा पॉइंट है, आप आंसर में जरूर डाल सकते हैं इसको। और RTI बिल 2019 लाया गया, ये तो सबको पता है, ये स्ट्रीमलाइन करता है इसको, ये जो 2005 का एक्ट है उसके तहत। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा बताए जा रहे हैं, इसकी आलोचना काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसके पॉजिटिव्स तो कम ही दिखते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकें। सो थैंक यू वेरी मच।